So in previous lecture, what we have seen, सर्वलेट में डे 1 से बताओ, वो तो JDBC हो गया, उसके पहले कुछ नहीं पढ़ा। सर्वलेट के पहले कुछ नहीं पढ़ा। J2 yes, so we have seen introduction of J2EE and then of course servlet. It is one of the component, web component, which is responsible to create dynamic web pages or dynamic functionality in web pages. Then its life cycle, its hierarchy. Then we have seen 3 methodology which is available in HTTP servlet request interface. And what are the methods? I am asking about the methods available in HTTP servlet request. पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप। Request.get parameter, request.get parameter names, request.get parameter values are these 3 methods available in HTTP servlet request interface. है ना? Life cycle और hierarchy तो बोल दिया. I am not talking about and I am not asking about the life cycle methods of the servlet. They are of course init, service and destroy. And after this we are fetching the information from client to server. For fewer information we are using what? Which methods? Request.get parameter. For bulky methods we are bulky information we are using request.get parameter names. And for the information which contain multiple values we are using what? Get parameter values. ठीक है? जब आप लोग ऐसा पढ़ते हो ना तो ऐसी ब्रीफ क्या करो, हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। पहले तो टॉपिक, फिर वो टॉपिक में क्या है वो आपको ऑटोमेटिकली तो ना एक फ्लो बन जाएगा आपका। उसके बाद हम लोगों ने JDBC पे स्विच किया था। JDBC में ऑफ कोर्स ड्राइवर्स देखे, देन उसका जो स्टेप्स देखे कैसे हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, और फिर उसकी मेथोडोलॉजी देखे कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकली ड्राइवर लोड करते हैं, ड्राइवर कॉन्फ़िगर करते हैं, और जार फाइल को कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। और उसके बाद हम लोगों ने डाओ देखा, है ना, और SQL इंजेक्शन देखा। मेरे को लगता है ये बहुत डीपली रूटेड सेट हो गया SQL इंजेक्शन। पहला क्या देखा था? SQL इंजेक्शन देखा ही हुआ था, है ना। निगेटिव चीज पहले आ जाती है दिमाग में ठीक है, और सारी पॉजिटिव चीज़ों को याद दिलाना पड़ता है। फिर ये हो गया। उसके बाद में हमने क्या देखा था? ट्राई विथ रिसोर्स, है ना, ट्राई विथ रिसोर्स। इतनी चीजें अभी तक देखी है। अब आगे देखते हैं आज का टॉपिक। हालांकि आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन बीच में कल संडे है और परसों मैं छुट्टी पे हूँ, तो पहले सोचा कि क्या करूँ, ना लूँ। फिर सोचा कि इसको 2 टुकड़ों में मैं बांट के लेता हूँ, क्योंकि ये 2 टुकड़ों को मिला के एक कंप्लीट बनता है। तो फर्स्ट हाफ हम आज देख लेते हैं, सेकेंड हाफ हम ट्यूसडे को देखेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी, इंटर
सर्वलेट इंटरेक्शन। अभी तक आपने जो भी एप्लीकेशन बनाई उसमें इंफॉर्मेशन क्लाइंट टू सर्वर लिया, ठीक है, और आपने देखा कि हर प्रोग्राम में, हर प्रोजेक्ट में आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्वलेट बनाया, एक क्लाइंट, उसका एक सर्वलेट, एक प्रोग्राम में, है ना। एक से ज़्यादा सर्वलेट बनाए क्या, या एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे मूव किया क्या आपने? नहीं किया। तो अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी कोई एप्लीकेशन बनेगी देयर आर चांसेस कि वी स्विच और कंट्रोल टू वन सर्वलेट टू अनदर सर्वलेट, ठीक है। मल्टीपल सर्वलेट्स के बीच में कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं, तो इंटर सर्वलेट कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, जो भी बोलो, ये कोई ऐसा बहुत सेट टर्मिनोलॉजी नहीं है, यानी कि दो सर्वलेट के बीच में कम्युनिकेट करना, बातें करना, कनेक्ट करना एक दूसरे को। तो वो कैसे किया जा सकता है, तो इसके दो तरीके हैं। तो सबसे पहले, चूंकि मुझे आज एक तरीका ही बताना है, तो मैं आज उसी पे फोकस करता हूं, मैं दूसरे को टच भी नहीं करता। तो हमारे पास में एक इंटरफेस होता है। अब इंटरफेस की बात चली तो मैं आपको एक गुरु मंत्र दे देता हूं कि स्पेशली सर्वलेट में अगर आपसे पूछे कि ये क्लास है या सर्वलेट, या सॉरी इंटरफेस, क्लास है या इंटरफेस, और पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, अगर गलती से आप कंफ्यूजन में तो इंटरफेस बोल देना। यहां पे 90% जो चीजें होती है वो इंटरफेस के फॉर्मेट में होती है, 90%। इसका मतलब ये नहीं कि क्लास होती ही नहीं, होती है, लेकिन फिर पता होना चाहिए। अब जैसे जेनरिक सर्वलेट क्लास थी, HTTP सर्वलेट क्लास थी, है ना, लेकिन बाकी जो 90% ऐसी चीजें हैं जो क्लास जैसी दिखती है वो इंटरफेस होता है बेसिकली। ओके, तो हमारे पास में एक इंटरफेस है, जिस इंटरफेस का नाम है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ये रिक्वेस्ट को डिस्पैच करता है फ्रॉम वन सर्वलेट टू अनदर सर्वलेट, ठीक है, इसलिए इसका नाम रिक्वेस्ट डिस्पैचर दिया गया है। और ऑफ कोर्स इट इज एन इंटरफेस। इस इंटरफेस की दो मेथड है, वन इज इंक्लूड, इसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पास करना होता है, एंड सेकेंड वन इज फॉरवर्ड, इसमें भी हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास करते हैं whenever we call this method. That's it. इसी पे काम करना है, इतना ही है समझने के लिए कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर हमारे पास में एक इंटरफेस है, उसकी दो मेथड्स है, वन इज इंक्लूड एंड सेकेंड वन इज फॉरवर्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि इंक्लूड और फॉरवर्ड में अपने आप में क्या डिफरेंस है। इट वर्क्स लाइक जैसे गेट और पोस्ट मेथड होती है, दोनों काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को फैच करना, मतलब पर्टिकुलर मेथड को चलाना वहां पे, जो कि हमको फ्रंट एंड से आता है। गेट मेथड तो गेट मेथड चलेगी, पोस्ट मेथड तो पोस्ट मेथड चलेगी, काम एक ही है कि उसके अंदर हम लोग बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, दोनों ही मेथड के अंदर, दोनों ही मेथड एक जैसा ही परफॉर्म करती है, लेकिन जो डिफरेंस है वो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है मेरे ख्याल से, राइट ना। ओके, कि गेट मेथड इज लेस सिक्योर, पोस्ट मेथड इज मोर सिक्योर, गेट मेथड इज मोर फास्टर, पोस्ट मेथड इज स्लोअर, एज comparatively slower, then limited data can be transferred through get method, unlimited data transferred through post method, get method is callback, post method is not callback, right? और एक आदि कुछ छूट गया होगा तो देख लेना। तो अभी खैर मेरे को उसको रिपीट नहीं करना है, तो लेकिन उसमें डिफरेंस है, तो वैसे ही ऑफकोर्स इसमें भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, अदरवाइज दो क्यों होती है ना, एक ही मेथड से काम हो जाता था। तो इसको हम लोग समझते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डू गेट, सॉरी इंक्लूड एंड फॉरवर्ड मेथड।
क्या होता है, हियर इज अ क्लाइंट, अब क्लाइंट बोले तो कुछ भी हो सकता है, या तो ब्राउजर हो सकता है आपका, या फिर कोई एप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है, मैंने पहले ही बोल रखा है आप लोगों को, क्लाइंट को सिर्फ ब्राउजर मत समझो। तो कुछ ट्रेनर बोलते हैं क्लाइंट बोले तो ब्राउजर, ऑफकोर्स ब्राउजर इटसेल्फ इज अ क्लाइंट, लेकिन सिर्फ ब्राउजर ही क्लाइंट होता है ऐसा नहीं है। हमारी एक एप्लीकेशन भी क्लाइंट हो सकती है, जैसे कि जब हम लोग एपीआई वगैरह बनाएंगे तो वहां देखेंगे कि एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन के लिए क्लाइंट का काम करती है। ठीक है, ओके, तो एक क्लाइंट है और क्लाइंट, और हियर इज आवर सर्वर। सर्वर में हमारे पास में दो इंटरफेसेस है, सॉरी सर्वलेट्स है, नॉट इंटरफेसेस, कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े बना दिए मैंने। ठीक है, तो क्लाइंट इट इज अ सर्वलेट 1 S1, इट इज अ सर्वलेट 2 से S2। ठीक है, जब इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया पहले सर्वलेट को, ये इसको रिक्वेस्ट करेगा, तो ये सर्वलेट इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसकी अपनी गेट मेथड या पोस्ट मेथड के अंदर उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करेगा, जो भी उसकी डिमांड होगी, है ना, कुछ तो करवाना होगा उस रिक्वेस्ट का, तो वो उस पर प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद ये इस रिक्वेस्ट को आगे डिस्पैच कर देगा, रिक्वेस्ट को आगे डिस्पैच कर देगा। ठीक है, सर्वलेट 2 को। अब जब रिस्पांस देने की बारी आएगी तो सारा खेल इधर ही है, रिस्पांस में। जब रिस्पांस देने की बारी आएगी तो इसने अपना कुछ तो भी प्रोसेसिंग किया, फिर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया, डिस्पैच कर दिया सेकंड सर्वलेट पे। अब सेकंड सर्वलेट को भी एक रिक्वेस्ट मिल गई और उसने भी उसके ऊपर प्रोसेसिंग की अपने हिसाब से, और फिर एक रिस्पांस जनरेट किया। तो अगर ये रिस्पांस डायरेक्टली क्लाइंट को पहुंच जाता है, मतलब मैं इसको बोलता हूं रिस्पांस 2, क्योंकि सेकंड सर्वलेट का रिस्पांस है, तो सेकंड सर्वलेट का रिस्पांस डायरेक्टली क्लाइंट को पहुंचता है, ये तभी पॉसिबल होगा इफ वी आर यूजिंग व्हाट, फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, और दूसरी मेथड क्या है, इंक्लूड। ये कहीं ना कहीं इसके रिस्पांस को भी, रिस्पांस जब देना होगा क्लाइंट को, इसके रिस्पांस को भी वो इंक्लूड करते हुए देगी। ये इसका मतलब होता है कि जब ये यहां से रिस्पांस देगा, यहां आएगा, इसका भी रिस्पांस जनरेट करेगा और इसको मिलेगा। तो यहां पे आ गया रिस्पांस 2 और यहां पे आ गया रिस्पांस 1 प्लस रिस्पांस 2, दोनों इंक्लूड होके इसको मिलेंगे। और फॉरवर्ड मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिस्पांस 2 ही हमको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको अब हम लोग आर्टिकुलेट कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि मैंने अपेक्षा को बोला, अपेक्षा तो एक काम कर, ये 50 पेज की कॉपी लेके जा। जाते जाते वो बोल रही थी सर मैं आती हूँ नाश्ता करके। तो मैं एक काम कर, तू नाश्ता करने जा ही रही ना, ये 50 पेजेस है, ये बीच में तेरे को कौर मैम मिलेगी, कौर मैम को ये पेजेस दे दे और बोलना कि इस पे हर पेज पे साइन करके रखे। ठीक है, कौर मैम मिल गई तो एक रिक्वेस्ट उसको दिए कि वो 50 पेजेस यहाँ पे दे देगी, आप साइन करके रखो, और वो खुद चले जाएगी नाश्ता करने के लिए। और मैंने बोला मेरे लिए भी पैक करवा के ला लेना। ठीक है, विजुलाइज कर लो, जस्ट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो 50 पेज का साइन करने तक वेट नहीं करेगी कि उसमें उसका काम ही नहीं है, वो कौर मैम का काम है। उसने यहाँ ड्रॉप किया, इसने प्रोसेस करना चालू किया, उस पर साइन करना चालू किया 50 पेजेस पे, ये आगे निकल गई, मैम मैं जाते समय लेके जाऊंगी। गई, अपना ब्रेकफास्ट की, मेरे लिए पैक करवाया, वो रिस्पॉन्स है, मेरा ब्रेकफास्ट पैक करवा के लाई,
यहाँ से वो पेजेस भी की, अब पेजेस और मेरा ब्रेकफास्ट दोनों मेरे को पहुंचा दी, इंक्लूड कर ली, राइट। ओके, ये तब होगा जब मैं उसको ये बोलूंगा कि वो 50 पेजेस साइन करवा के लेके आना है, तब की बात। अगर मैंने सेम एग्जांपल को बोलूं कि सिर्फ साइन करने दे दे, तो वो यहाँ जाएगी, बोलेगी सर ने आपको साइन करने बोला है, जाएगी नाश्ता लेगी, नाश्ता लेके डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगी, पेजेस लाने बोला नहीं है मैंने उसको वापस, राइट। मतलब लाइक दिस, मतलब मैं प्रैक्टिकली, मतलब रियल लाइफ में समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ इसको। प्रैक्टिकली हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको कोई खादी अच्छा सा एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा उसको, और फिर उसके सिमिलर टाइप के जो सिचुएशन जब जब आपके सामने आएगी, तब आप डिसाइड करेंगे कि व्हेन शुड बी यूज इंक्लूड और फॉरवर्ड। अदरवाइज इट इज सेम, अदरवाइज इट इज सेम। आपको अगर फर्स्ट सर्वलेट यानी प्रीवियस सर्वलेट का रिस्पांस कैरी करना है या नहीं करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। ये आपकी एप्लीकेशन बताएगी कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। फिर आपको बता दूं कि एग्जाम में या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड फॉरवर्ड मेथड, वन। दूसरा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेंड रिडायरेक्ट एंड आइदर ऑफ दिस मेथड, सेंड रिडायरेक्ट एंड इंक्लूड के बीच में डिफरेंस, या सेंड रिडायरेक्ट एंड फॉरवर्ड के बीच में डिफरेंस। ठीक है, सेंड रिडायरेक्ट मेथड हम लोग देख चुके हैं, प्रैक्टिकली देख चुके हैं। क्या देखा वहां पे, कभी सोचा आपने? अब ये डिफरेंस मैं अभी राइट टाइम है कि मैं बता पाऊंगा, क्योंकि उस समय हमने इंक्लूड फॉरवर्ड नहीं देखा था। लेकिन सेंड रिडायरेक्ट मेथड, सबसे पहले तो ये मेथड किसकी है? रिक्वेस्ट डिस्पैचर की। सेंड रिडायरेक्ट मेथड किसकी है? किसकी है? रिस्पॉन्स की, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स की। HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स क्या है? क्लास या इंटरफेस? वो चालू कर दिया कि वो प्रोसेस जो मैंने बोला 90% इंटरफेस है वाला। ठीक है, और यहाँ पे जहां जिस रिसोर्स पे हमको देना है उस रिसोर्स का नाम लिखना पड़ता है, जैसे index.html, home.html, फलाना.jsp। इनफैक्ट सर्वलेट पे भी आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जब कर सकते हैं, मतलब ये सर्वलेट इस सर्वलेट पे भी जा सकता है यूजिंग दिस मेथड, देन व्हाई वी आर यूजिंग इंक्लूड एंड फॉरवर्ड, है ना। देयर इज अ डिफरेंस। इसकी इसमें देखो डायरेक्ट मतलब रिसोर्स का नाम दिया है, और इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि जब इसे यहां से यहां भेजा जाता है तो ये अपने साथ में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैरी करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ड्रॉप नहीं होने देता। जबकि सेंड रिडायरेक्ट मेथड को इसके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से कोई लेना देना नहीं, वो सीधे अपना कंट्रोल वहां भेज देता है, कंट्रोल वहां भेज देता है। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप लोग फैमिली में, स्पेशली बॉयज, गर्ल्स के साथ भी होता होगा, आजकल तो होता है कि पेरेंट, थोड़े से ओल्ड एज पेरेंट रहते हैं अपने, और इफ दे आर प्लानिंग कि मुझे हमको कहीं जाना है ना, उनको कहीं जाना है ना, तो वो अपने, अब आप लोग यंग हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं, तो उनको रहता है कि अगर बेटा खाली है घर पे, मतलब घर पे है, फ्री है, तो बेटा हमको स्टेशन छोड़ाओ, है ना। कोई बड़ी बात नहीं, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। हाँ, अगर हम कहीं बिजी है, जैसे अभी मैं इधर हूँ, तो ऑब्वियसली फिर वो दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, है ना, कि ओला बुला लेंगे या ऑटो कर लेंगे, जो भी कर लेंगे। तो मोटिव ये है कि उन पेरेंट को घर से पिक करके रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या बस स्टैंड, जहां भी वो जाना चाहते हैं वहां छोड़ना है, ड्रॉप करना है। तो इसमें जो ऑटो ओला का चक्कर है, वो है सेंड रिडायरेक्ट, वो
वो है सेंड डायरेक्ट की स्टाइल में काम करना। यू जस्ट इमेजिन कि या विजुलाइज करो कि अगर एक ऑटो वाले को या ओला वाले को उन्होंने बोला कि हमको रेलवे स्टेशन छोड़ना है, तो आएगा, गाड़ी लगाएगा, उनका सामान वो, इनफैक्ट आजकल के तो थोड़े से ओला वाले और भी मगरा गए हैं कि वो अपनी डिक्की भी नहीं खोलते, बोलते खुल गई है जाके रख दो सामान, है ना। शुरू शुरू में बहुत हॉस्पिटलिटी दिखाते थे उन लोग, लेकिन आजकल नहीं होता, अपने वो चेयर से ही नहीं उठते ड्राइविंग सीट से। फिर आप अपना सामान रखोगे वहाँ पे, फिर उसके बाद में वो आपसे कोड वोड मांगेगा और निकल लेगा। रेलवे स्टेशन के गेट पे जाके गाड़ी रोकेगा, पैसा गिनेगा, बोलेगा सामान निकालो और निकलो। ये होता है ना। मतलब उसने अपने साथ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी ही नहीं किया। उसका काम क्या था, एक जगह से पिक करना, दूसरी जगह ड्रॉप करना, खत्म। उसका कोई इमोशनल बाइंडिंग नहीं था, कोई रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। आप उससे कोई चीज की रिक्वेस्ट भी कर लो कि भाई थोड़ा सा रास्ते में, नहीं उसका अलग चार्ज लगेगा बोल देता फिर, है ना। मतलब यार चलो, अगर कोई बूढ़े आदमी ने बोल दिया कि भाई मेरे को थोड़ा दवा लेना है यार, थोड़ा सा दूसरी गली में दुकान है, नहीं उसका अंकल अलग से चार्ज लगेगा, हम ऐसा जा नहीं सकते, दुनिया भर के रूल दिखाएगा, वगैरह वगैरह। तो ही इज नॉट केयरिंग एनी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। लेकिन वहीं पे बेटा, इंक्लूड और फॉरवर्ड मतलब ये बेटे की हरकत है। जब बेटा छोड़ने जाएगा तो वो पहले तो गाड़ी पार्किंग से बाहर निकालेगा, पूरा ही सामान मम्मी पापा का अपने हाथ से रखेगा डिक्की में। फिर उसके बाद स्टेशन में जाएगा, उनको उतारेगा, बोलेगा बस आप खड़े रहो, खुद उतरेगा, डिक्की से सामान निकाल के रखेगा, बोलेगा आपको कहीं नहीं हिलना है, मैं जस्ट पार्क करके आया गाड़ी। फिर पार्क करके आएगा, फिर दौड़ के टिकट लेने जाएगा, थोड़ा बहुत कमाऊ पूत होगा तो खुद के ही पैसे से खरीदेगा टिकट, प्लेटफॉर्म और या उनकी भी, और नहीं होगा जैसे आजकल तो पापा से आप झटक लेते हो, 50 रुपए ज्यादा के दे दो पापा, है ना। मतलब इट इज नॉट रेंट एक्चुअली अपने, हाँ। तो आप ये काम करोगे, टिकट भी खुद लेके आओगे, फिर उसके बाद सामान उठाओगे, फिर कुली बन जाओगे आप, है ना। कुली बन के उनको उनके प्लेटफॉर्म तक छोड़ोगे। प्लेटफॉर्म तक छोड़ने के बाद में बकायदा ट्रेन जब तक आती नहीं आप इंतजार करोगे उनके साथ खड़े होके। ट्रेन आएगी और खुदा न खास्ता बहुत भीड़ है तो आप अंदर घुस के दो चार लोगों से झगड़ा करोगे, चलो ओल्ड एज लोग है, चल खड़े हो जा तू यहाँ से, इनको बैठने दे। झगड़ा करके अपने माँ बाप को बिठा लोगे अगर वो रिजर्वेशन से नहीं जा रहे हैं तो। फिर उसके बाद आप बाहर आने के बाद भी आपका कीड़ा खत्म नहीं होता, फिर आप दौड़ के जाओगे, पेंट्री से पानी की बोतल लेके आओगे, थोड़ा बहुत कुछ खाने का लेके आओगे कि रास्ते में भूख लग जाएगी, मेरे माँ बाप को प्यास लग जाएगी, वो भी दे दोगे। और जब तक फाइनल टाटा नहीं होता तब तक आप मुड़ के वापस नहीं आओगे। ये क्यों कर रहे हो भाई आप भी ओला वाले सामान कर लेते, ड्रॉप ही तो करना था स्टेशन, बिकॉज यू आर केयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये फर्क है इंक्लूड फॉरवर्ड में और सेंड रिडायरेक्ट में। कि सेंड रिडायरेक्ट ओला जैसा काम करता है कि आपके कंट्रोल को एक पेज से उठा के सिर्फ दूसरे पेज पे डाल देता है, अपने साथ कुछ भी कैरी नहीं करता, उसके साथ कुछ भी अटैच नहीं होता। लेकिन वहीं पे अगर आप इंक्लूड फॉरवर्ड यूज करते हो तो आप देख रहे हैं कि साथ में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैरी होता है एक पेज से दूसरे पेज पे। गेटिंग इट? तो दिस इज अ डिफरेंस। ये तो मैंने ऐसा डिफरेंस बताया जो कि रियल लाइफ का है। टेक्निकल डिफरेंस आप लोग देख लीजिएगा कि ये जस्ट हमारे कंट्रोल को ट्रांसफर करता है और ये कंट्रोल के साथ में हमारे पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। गेटिंग इट? तो ये हॉट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इंक्लूड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, इंक्लूड में सिर्फ आपको ये बोलना है कि ये प्रीवियस सर्वलेट की रिस्पॉन्स को भी इंक्लूड करते हुए फाइनल रिस्पॉन्स क्लाइंट तक पहुंचाता है, और फॉरवर्ड मेथड डायरेक्टली फाइनल सर्वलेट का रिस्पॉन्स क्लाइंट तक पहुंचाता है। समझ में आ रही बात?
चलिए प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सॉरी, मैं स्पेक्ट लेके आता हूँ। करे प्रोग्राम। ओके, इसके लिए मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन का रूप देके इसको बनाना चाहता हूँ। क्या करते हैं, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं क्या टाइप कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो, उसके साथ में ये भी ध्यान दो कि हम एक्चुअली हमारा आउटकम क्या आने वाला है ना। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं जैसे एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में क्या होता है बेटा, पहले तो वो समझ लो, अगर किसी को नहीं पता होगा तो। नियति जैसे लोगों को नहीं पता रहता क्योंकि हर चीज पापा ही हैंडल कर लेते हैं, हवा भी नहीं लगती। तो सबसे पहले आपके घर में एक बंदा आता है, वो आपकी मीटर की फोटो खींच के चले जाता है। मेरे ख्याल सभी जगह अब यही होता होगा। और फिर कुछ दिनों के बाद में फिर लव लेटर भेजता है वो है ना, कि इतना बिल पे करना है आपको। तो मतलब बिल बन के फिर कुछ समय के बाद आता है आपके पास में, और फिर उस बिल के हिसाब से आप पेमेंट करते हैं और चीजें आगे बढ़ती है। अब पेमेंट करते हैं तो मतलब जो बिल बनता है, अब वो बिल कैसे बना, मतलब कहीं ना कहीं उसकी फोटो खींचने का भी उस पर इम्पैक्ट होगा ना। वहां से क्या मिली उसको, करंट मीटर की रीडिंग, करंट रीडिंग। जिस दिन तक का उनको बिल बनाना है उस दिन की रीडिंग उस फोटोग्राफ से उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया। प्रीवियस मंथ की रीडिंग का रिकॉर्ड ऑलरेडी उनके डाटाबेस में होगा कि पिछले महीने क्या रीडिंग थी, उसका पेमेंट हुआ नहीं हुआ उसका इंफॉर्मेशन उसके पास था। किसके पास, डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, इसको कोई केयर नहीं है, इसने फोटो खींच के गया, वो आके बोलता भी नहीं कि भैया पुराना बिल था आपका, आपने भरा नहीं। आपसे झगड़ा करता है कि नहीं करता, कोई लेना देना नहीं। उसकी उतनी जिम्मेदारी है कि भैया मेरे को ये करंट मीटर की रीडिंग दिखा देनी है, बाकी का काला पीला वो करते बैठे डिपार्टमेंट वाले, है ना। पर यूनिट रेट क्या होंगे, वो फोटो खींचने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलते हो क्या भाई ले 200 रख ले यार, थोड़ा सा बिल कम कर दे, नहीं कर ही नहीं सकता वो, उसके हाथ में ही नहीं है। ठीक है,
हो सकता है वो कोई थर्ड पार्टी हो जिसको सिर्फ यही काम दिया हो कि भैया हर घर में जाके तू फोटो खींच के लेके आ, वो डिपार्टमेंट का आदमी भी ना हो सकता है, क्योंकि कुछ काम आउटसोर्स कर दिए जाते हैं ऐसी चीजों को लेके। तो हम लोग एक सर्वर बनाएंगे, एक सर्वलेट बनाएंगे। उस सर्वलेट में हम लोग क्या करेंगे कि ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो कि सिर्फ डिपार्टमेंट के पास हो सकती है आउट ऑफ सिक्योरिटी, कि पर यूनिट रेट क्या चार्ज करना है, हु इज गोइंग टू टेक दिस डिसीजन? दैट गाय? नो, डिपार्टमेंट, है ना। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट कि मेरे को रेट कम करने, पर यूनिट चार्जेस कम करने या बढ़ाने, ये डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है। डिपार्टमेंट वाले तो आपके घर आते भी नहीं सालों साल, बशर्ते कि आपने कुछ इलीगल एक्टिविटी ना कर रखी हो, ठीक है, और उसकी कंप्लेंट ना हो सामने वाले के पास, तभी वो डिपार्टमेंट के लोग पहुंचते हैं। अदरवाइज सब स्मूथली चल रहा है तो कभी नहीं आते आपके घर। आता है उस घर के उनके तरफ से तो वो फोटो खींचने वाले ही, है ना, और उसके बाद वही बंदा या कोई और बिल लेके आता है। तो पर यूनिट रेट हम लोग किसी एक सर्वलेट पे सेट करेंगे जो कि डिपार्टमेंट का सर्वलेट होगा, और फिर एक होगा कि फाइनल बिलिंग, कि आपका वो सर्वलेट चेक करेगा कि पुराना कोई बाकी है या आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है ना। कई बार होता है, जैसे इस बार हो गया मेरे हाथ से कि मैंने 2 बार सेम अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गलती से। मेरे को ऐसा लगा कि मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ अमाउंट, फिर बाद में मैसेज आया कि 2 बार ट्रांसफर हो गया। कहाँ? वो बिजली डिपार्टमेंट को, नहीं सॉरी, पानी के डिपार्टमेंट को। तो मैंने उससे पूछा कि क्या करना है इसका फिर, तो बोले अगर आप चाहे तो हम लोग इसको वापस कर सकते हैं या तो फिर हम इसको अगले महीने का एडवांस मान सकते हैं। तो मैं फिर कोई इशू नहीं है, मान लो अगले महीने का एडवांस, कोई इशू नहीं है। तो ऐसा भी हो जाता है, कोई तो एडवांस करता नहीं लेकिन गलती से हो जाता है, जैसे मेरे से हो गया था, ठीक है। अदरवाइज मैं क्यों एडवांस करता उसको ठीक है ना। तो वो हो गया सेकंड सर्वलेट का काम। और फाइनली जब सेकंड सर्वलेट ने दे दिया डाटा, सॉरी फर्स्ट सर्वलेट ने दे दिया डाटा, फर्स्ट सर्वलेट ने ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया और फॉरवर्ड कर दिया या ट्रांसफर कर दिया, डिस्पैच कर दिया सेकंड सर्वलेट को कि भैया ले ये इंफॉर्मेशन है, अब इसके बेस पे तू बिल बना दे, है ना। पुराना बाकी या एडवांस या जो भी है ये मैंने कर दिया है, ये डाटा के बेस पे तू बिल बना दे। ओके, तो हम लोग काम करते हैं कि एक वेब पेज बनाते हैं। वेब पेज बोले तो क्लाइंट, है ना, क्लाइंट बोले तो HTML फिलहाल। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट क्लाइंट, मतलब वो फोटो खींचने वाला बच्चा, ठीक है। चलो नहीं रहने देते, ओके। दो सर्वलेट बनाते हैं, एक सर्वलेट बनाते हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट इसको रखते हैं हम लोग क्या, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के पैकेज में।
डे 3 लिखूं या ये रहने दो? एक काम करते डे 3 लिख के ये कर देते, तो आपको ऑर्डर भी पता चल जाएगा। डे 3 अंडर इसको रिक्वेस्ट डिस्पैच। ठीक है, एक दूसरा सर्वलेट भी बना लेते हैं क्योंकि इंटर सर्वलेट कम्युनिकेशन करना है हमको। तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, ये बिलिंग सेक्शन है, यहाँ से बिल क्रिएट होता है, बिलिंग जनरेट करने वाला डिपार्टमेंट है इसका। ठीक है, ठीक है, एक क्लाइंट, दो सर्वलेट। क्लाइंट थोड़ा सा हम लोग तैयार कर लेते हैं। व्हाट, एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। प्रीवियस मंथ रीडिंग, हालांकि डाटाबेस में ये होगी उसके पास, लेकिन फिलहाल हम लोग डाटाबेस अभी यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो डाटाबेस इन्वॉल्व कर लेना, सिर्फ करंट मंथ की रीडिंग भेज देना। लेकिन मैं फिलहाल क्लाइंट की तरफ से ही भेज दे रहा हूँ प्रीवियस मंथ की क्या रीडिंग थी। इनपुट टाइप टेक्स्ट, and name equal to previous month PMR, and current month reading CMR। और एक सबमिट बटन दे देते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू से बिलिंग। हाँ बेटा, हाँ बोल ना। हाँ, किसके साथ? हाँ, देख, हाँ मैं वही बोलता हूँ कि ना ये ऐसा चक्कर मत रखा करो। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ डेट भी तुम स्ट्रिंग में ही लो, मेरा अपना मानना है। जितना सिंपल रखते हो रखो, ठीक है।
क्योंकि हमारे पास में सारी चीज की तरीके हैं। स्ट्रिंग टू डेट कन्वर्जन सीखा है हम लोगों ने कोर जावा में, स्ट्रिंग टू नंबर्स कन्वर्जन हमको आता है ना। तो मेक इट सिंपल। कि कई बार क्या होता है कि जब आप फ्यूचर में डाटाबेस के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो यहाँ की डेट और उसकी डेट मैच नहीं करती, ठीक है। तो बेटर है यहाँ पे, मैं तो हमेशा यही करता हूँ कि किया जा सकता है, मैं ये नहीं बोलता कि मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब जैसे क्या होता है फोन नंबर, अब फिर लोगों के दिमाग में आने लगता है फोन नंबर में भी तो नंबर ही डाल रहे, तो इंटीजर क्यों ना, नंबर या इंटीजर क्यों ना दे दे, नंबर क्यों ना दे दे। क्या आप उस पर ऑपरेशन करने वाले हो क्या? नहीं। तो बेटर है सबको टेक्स्ट जाने दो, जिधर हम फैच करेंगे उधर समझ लेंगे उसको, वो हमारा लॉजिकल काम है। एक्शन ले लेते हैं हम लोग पहले वाले सर्वलेट पे, और पहला सर्वलेट है हमारा डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बिलिंग सेक्शन, बिलिंग सेक्शन सेकंड सर्वलेट है, ठीक है। तो पहला सर्वलेट है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, इस पे हमारी एक्शन हो जाएगी। दैट्स इट। यहाँ से दो इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। कायदा तो ये बोलता है कि सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, करंट रीडिंग। सेकंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट खुद उठाएगा, लेकिन करंट रीडिंग के साथ में क्या जाना चाहिए, आपका मीटर का नंबर होगा कुछ, कंज्यूमर नंबर वगैरह जो होता है ना, वो जाना चाहिए, क्योंकि फोटो में वो जाता है, ठीक है। तो इट्स ओके। अभी चूंकि इसमें डाटाबेस में इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं इंक्लूड फॉरवर्ड पे, ठीक है। इसको बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन बनाया जा सकता है अगर डाटाबेस को इन्वॉल्व किए तो। और आप लोग चाहे तो आप लोग खुद करके देख सकते हैं वैसा, अदरवाइज मेरे से पूछे। तो यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पे आ जाएगा, तो आ गया यहाँ। अब क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे डाटा फैच करेंगे क्या? नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। वाई नॉट रिक्वायर्ड? क्योंकि मैं यहाँ पे, मुझे उस डेटा की यहाँ जरूरत ही नहीं है, बिलिंग के टाइम पे जरूरत है ना। क्योंकि बिलिंग डिपार्टमेंट को क्या रीडिंग है उसकी जरूरत है, मुझे सिर्फ चेक ये करना है, ये डिपार्टमेंट का काम ये है कि भैया इसका कुछ बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है या एडवांस है, वो चेक करके भी भेज दे, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल, और साथ में क्या भेज दे कि पर यूनिट रेट अभी क्या है, चार्ज क्या लगाना है। अब चार्जेस अलग अलग होते हैं, आपको पता है ना, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, फिर आप मेट्रोपॉलिटन में है या फिर अर्बन है ना, या विलेज में है, उसके हिसाब से तो डिपार्टमेंट भेजेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास होगी उस कंज्यूमर नंबर का। तो फिलहाल मैं बाकी की इंफॉर्मेशन नहीं भेज रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे पर यूनिट रेट भेज रहा हूं यहाँ से, ठीक है। जैसे इसको भेजा जा सकता है वैसा सबको भेजा जा सकता है। तो सबसे पहले समझने के लिए यहाँ पे आप समझिए कि मैं एक मैसेज लिख रहा हूं, out dot println इलेक्ट्रिक बिल पर्टिकुलर्स, ये एक मैसेज दे दिया। और साथ में एक मैसेज और दे देते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, आउट डॉट प्रिंटलन प्लीज पे बिल बिफोर ड्यू डेट, अदरवाइज समझ लेना, ठीक है।
ये डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस दे दिया, धमकी देने की भी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है, कोई और उनके बिहाफ में धमकी नहीं दे सकता। आपकी इलेक्ट्रिसिटी काटना है नहीं काटना है, इट ऑल टेकन केयर बाय डिपार्टमेंट, है ना। अगर बाहर के छुछुंदर को दे दिए तो वो अभी गडकरी जी के घर की भी बिजली काट देगा जाके, है ना, तकलीफ हो जाएगी डिपार्टमेंट को। अब यहाँ पे अभी मैं क्लाइंट से यहाँ आया हूँ जस्ट, अब मैं यहाँ पे इतना काम करना था, मैं ये किया, और मुझे यूनिट रेट सेट करने हैं, डिपार्टमेंट सेट करना चाहता है कि पर यूनिट रेट क्या चार्ज करने हैं। तो आपको एक यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊंगा, ये लिख देता हूँ, ये कर देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कि हमारे पास में स्कोप रिजोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये एक अलग सा टॉपिक है, इट इज़ नॉट कंसर्न विथ दिस इंक्लूड एंड फॉरवर्ड, लेकिन उसको मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। स्कोप रिजोल्यूशन, आई डोंट नो आपने .NET में कैसे पढ़ा है। CPP में था, हाँ, वो खैर उस सेंस में नहीं है यहाँ पे। स्कोप रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कब तक जिंदा रखना है। जो क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है उसको हमको कब तक जिंदा रखना है। तो इसके 4 तरीके होते हैं। हाउ मच? 4। 1 इज पेज, मतलब वो रिक्वेस्ट आपकी उस पर्टिकुलर पेज में ही, जिस पेज में आपने सेट किया है उसी पेज में कहीं पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है रिक्वेस्ट, मतलब जब तक आपकी रिक्वेस्ट चलते रहेगी, मतलब जब तक आपकी रिक्वेस्ट जिंदा रहेगी तब तक उसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, जो रिक्वेस्ट में इंफॉर्मेशन अटैच की गई है, ठीक है। एक होता है ना कि जैसे घर जाओ तो बच्चे लोग बोलते हैं पापा आज ऐसा हुआ, भैया ने मेरे को मारा, मेरे को ये किया वो किया। मेरे को दिमाग में कब तक रखना है ये? जब उसकी बातें सुनते तक उसके आगे इसको मैं कैरी नहीं करूंगा, ठीक है ना। कुछ रिएक्शन भी देना है तो चलो क्यों मारा बेटा, ऐसा वैसा नहीं मारना, ये करना वो करना, ज्ञान दे दिए, खत्म, मैटर ही खत्म। फिर एक होता है अच्छा आप बाहर जा रहे हो क्या, ये लेके आना है, बीबी का ऑर्डर, मतलब अब इसको मेरे को कब तक याद रखना है? जब तक मैं बाहर से वापस नहीं आता। हा? अगर इसको भी घर में ही भूल गया तो साहिल फिर क्या होगा मालूम है? मतलब ये रिक्वेस्ट मुझे कैरी करनी है जब तक मैं बाहर जाके वो सामान खरीद ना लूं, है ना, तब तक ये रिक्वेस्ट जिंदा रहेगी, ठीक है। और किसी ने बोल दिया कि 4 दिन बाद मेरा बर्थडे है, आपको मेरे को यहाँ खाना खाने ले जाना है। अब ये मेरे को रिक्वेस्ट 4 दिन तक दिमाग में रखनी है, चाहे मैं बाहर से दिन में कितने बार भी अंदर बाहर इधर उधर काम धाम ये सब कुछ भी कर डालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 दिन तक मुझे ये रिक्वेस्ट कैरी करनी है, अपने दिमाग में मेमोराइज करना है, भैया इसको ले जाना है है ना। तो हर चीज को मेमोटाइजेशन का एक स्कोप होता है, कहां तक उसको कैरी करना है ना। आप लोगों को अब तक याद रखना है जब तक बैच खत्म नहीं होती। प्लेसमेंट के पहले भूल जाऊंगा मैं। तू तो घर जी यहां से निकलती भूल जाती है कि मैं सीडेक भी कर रही हूं कैसे। तो ये बताने के पीछे मकसद ये है कि जो आपकी रिक्वेस्ट है इसको कब तक, किसी की जो रिक्वेस्ट आप तक पहुंची है उस रिक्वेस्ट को आपको कब तक कैरी करना है,
ये समझ में आया ना मैं जो बताया अभी, परितोष? हाँ, कि कब तक कैरी करना है ये हम डिसाइड करते हैं। तो उसी को बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन। इसका स्कोप कहाँ तक रहेगा, इस रिक्वेस्ट का स्कोप कहाँ तक रहेगा। तो जहाँ तक स्कोप रहेगा वहाँ तक उस रिक्वेस्ट में अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन को सेट किया है तो वो इंफॉर्मेशन भी जिंदा रहेगी। आप उसको जिधर चाहो उधर फैच कर सकते हो। 4 दिन में के बीच में कोई मेरे से पूछे कि भाभी जी का बर्थडे कब है, तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे को याद है कि 4 दिन बाद उसको खाना खाने ले जाना है उसके बर्थडे के दिन। 5वें दिन के बाद कोई पूछे मालूम नहीं यार, अभी अभी तो गया था खत्म हो गया ना, वो अगले बार 4 दिन पहले बताएगी, सब समझेंगे ठीक है। तो खाना खिला दिए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब हाई स्कोप खत्म, अब कब है बर्थडे क्या है वो अगली बार समझेंगे, ऐसा होता है। तो वही चीज यहाँ पे होती है। पहला पेज मतलब वो बच्चों वाला काम, तुरंत सुना, तुरंत उस पर एक्शन लिया, खत्म हो गया मैटर, यानी उस पेज पे ही, पर्टिकुलर पेज पे। दूसरा रिक्वेस्ट, जब तक आपकी रिक्वेस्ट कैरी होगी, जो कि हम लोग अभी इंक्लूड फॉरवर्ड में वही कर रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दूसरे पेज पे जा रहा है, इसका मतलब हमारी रिक्वेस्ट जिंदा है दूसरे पेज पे। इसका मतलब अगर हम उस रिक्वेस्ट में कोई इंफॉर्मेशन को सेट कर दे, यानी वहां पे कोई इंफॉर्मेशन सेट कर दे, तो वो तब तक जिंदा रहेगी जब तक कि वो रिक्वेस्ट जिंदा रहेगी। तीसरा होता है सेशन, मैं प्रोग्रामेटिकली बात कर रहा हूं, इससे ऊपर का लेवल, रिक्वेस्ट के ऊपर का लेवल सेशन। रिक्वेस्ट कितनी भी आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सेशन जब तक जिंदा है आपकी एप्लीकेशन का, मतलब आप लॉग आउट नहीं कर लेते, तब तक वो इंफॉर्मेशन आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, अगर आपने उसको सेशन के थ्रू अटैच किया है। तो रिक्वेस्ट के थ्रू अटैच किया है तो रिक्वेस्ट जब तक जिंदा रहेगी। और सबसे बड़ा होता है स्कोप एप्लीकेशन, ठीक है, उसमें सेशन भी डिस्ट्रॉय हो गया तब भी वो एप्लीकेशन में अटैच रहेगी वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे ऊपर एप्लीकेशन, उसके नीचे सेशन, तीसरे नंबर पे रिक्वेस्ट। और जनरली पेज बहुत कम यूज होता है, क्योंकि सेम पेज पे इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना वो वैसे भी रह जाता है, ठीक है। तो लिस्ट यूज होने वाला स्कोप है पेज, बाकी रिक्वेस्ट, सेशन और एप्लीकेशन, ये तीनों अच्छे से यूज होते हैं जब आप प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन बनाते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट स्कोप रिजोल्यूशन का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो हम सीख रहे हैं उससे नहीं है, लेकिन आज मैं इस टॉपिक को भी इसमें कवर कर रहा हूँ। सो यहाँ लिख देता हूँ मैं, व्हाट वी आर यूजिंग, रिक्वेस्ट स्कोप रिजोल्यूशन। तो इसमें क्या करना है, रिक्वेस्ट तो यहाँ है ही हमारे पास में, कहाँ है ये, है ना। तो रिक्वेस्ट में हम लोग सेट करेंगे रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे की और वैल्यू के फॉर्मेट में आपको वैल्यू सेट करनी है। मैं ये डिपार्टमेंट सेट कर रहा है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट सेट कर रहा है पर्टिकुलर इंसान का बिल बनाने के लिए, कि भैया इस पर्सन के लिए पर यूनिट रेट होगा, यहाँ डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में स्टोर होता है, से 10 रुपए 25 पैसे, ठीक है। मैंने यानी ये अभी डिपार्टमेंट का पेज है, डिपार्टमेंट ने सेट कर दिया, वो बोल दिया 10 रुपए 25 पैसे, तो 10 रुपए 25 पैसे। सामने से आ रहा है कि डेटा क्लाइंट से नहीं आ रहा है, ये डिपार्टमेंट सेट कर रहा है, ठीक है, कर दिया इसने सेट। ऐसा ही मर्जी चाहे आप जितनी चीजें सेट करवा लो इससे, पुराना बैलेंस, एडवांस, ये सब भी ऐसा ही सेट करके वो आगे भेज सकता है। समझ में आई? सिर्फ एक चीज सेट कर रहा हूं, बाकी चीजें आप चाहे मर्जी, जो जब एप्लीकेशन बड़ी होगी तो आप कर सकते हैं। इतना काम कर दिया डिपार्टमेंट ने। अब इसके बाद
अब हम लोग आते हैं अपने मेन काम पे कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स से बनता है कि 1 मिनट, रिस्पॉन्स डॉट नो रिक्वेस्ट से ही बनता है, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ठीक है, रिक्वेस्ट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट की एक मेथड है गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और यहां पे हमें पास करना है URL बिलिंग वाले का, क्योंकि यहां से रिक्वेस्ट मैं बिलिंग पे भेजना चाहता हूं ना, तो मैं बिलिंग वाले का URL उठाऊंगा और वो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बिलिंग। ठीक है ना, ये समझ में आया। क्लाइंट पे मैंने ये URL डाला था और यह है मेरा सेकंड वाला सर्वलेट, इसका URL जा रहा है यहां पे। और इसके बाद इस रिक्वेस्ट डिस्पैचर की मेथड है हमारे पास में rd डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साथ में जाएगा। अब चूंकि रिक्वेस्ट साथ में कैरी हो रहा है कहां, इस डिपार्टमेंट इस सर्वलेट के ऊपर, तो इसका मतलब रिक्वेस्ट जिंदा है, वो तो ट्रेवल कर रही है ना एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे। इसका मतलब जो चीज हमने रिक्वेस्ट में सेट की है वो वहां पे भी मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलती। ठीक है, दैट्स इट, इतना काम किया हमने। अब आ जाते हैं यहां पे सेकंड सर्वलेट पे। सेकंड सर्वलेट पे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो सारी इंफॉर्मेशन फैच कर लेते हैं। सारी इंफॉर्मेशन फैच कर लेते हैं तो एक इंटीजर प्रीवियस रीडिंग, प्रीवियस मंथ की रीडिंग इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर प्रीवियस मंथ रीडिंग, PMR था ना। अब चूंकि ये आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में देगा तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। इंटीजर डॉट पार से इंट ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली करंट मंथ की रीडिंग CMR, ये भी मिल रही है आपको। देखिए क्लाइंट से हम यहां पहुंचे थे, अभी तक हम लोग इसी पे इंफॉर्मेशन फैच कर लेते थे जो क्लाइंट भेजता था, लेकिन हमने इस बार यहाँ पे करंट मंथ की रीडिंग और ये वाली रीडिंग नहीं फैच की है। यहाँ पे क्यों मिल पा रही है, अदरवाइज ही मिलती नहीं। अगर आप सेंड डायरेक्ट मेथड से इस पेज पे चले जाते ना, सेंड डायरेक्ट मेथड से, तो आप ये फैच कर ही नहीं सकते थे। चूंकि आप इंक्लूड फॉरवर्ड से यहां आ रहे हो, आपके साथ रिक्वेस्ट कैरी हो रही है, इसलिए आप फैच कर पा रहे हो। समझ में आई बात? समझा? सेंड डायरेक्ट मेथड से भी मैं इस पेज पे जा सकता था, लेकिन सेंड डायरेक्ट मेथड का यूज करता तो इसके साथ रिक्वेस्ट रिस्पांस कैरी नहीं होता है, तो वहां पे मैं फैच नहीं कर पाता, उसका स्कोप खत्म हो गया रहता।
जो क्लाइंट ने भेजा है उसका स्कोप खत्म हो गया रहता है, रिक्वेस्ट वहीं खत्म हो गई रहती है। रिक्वेस्ट सिर्फ एक पेज से यानी क्लाइंट टू पहले पेज तक ही जाती है, उसके बाद उसका स्कोप खत्म हो जाता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको उसको कैरी करना है, जिंदा करना है, तो ये कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो उस वजह से हमने यहां पे ले पाए इसको। तीसरा बचता है डबल रेट। अब रेट हमको कौन दे रहा है? ये वाला डिपार्टमेंट दे रहा है, यहां से, है ना। तो सेट एट्रीब्यूट से हमने सेट, अच्छा ये मेथड आपको कुछ अलग सी दिख रही होगी ना, सेट एट्रीब्यूट। तो बेटा ये जो चारों स्कोप है वहां पे दो मेथड कॉमन है, चारों में सेम है, सेट एट्रीब्यूट एंड गेट एट्रीब्यूट। सेट करने के लिए चीजों को, और गेट यानी फैच करने के लिए, कॉमन है। अगर मैं सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, पेज डॉट सेट एट्रीब्यूट, एप्लीकेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेम मेथड है, याद रखना आसान है, ठीक है। सिर्फ आपको सामने सेशन, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन या पेज लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली उधर भी जो आपने यहां पे किया है, रिक्वेस्ट किया है, तो रिक्वेस्ट के थ्रू ही गेट एट्रीब्यूट मेथड को कॉल कर लेगा। रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, गेट पैरामीटर नहीं है, और यहां पास कर देंगे हम लोग यूनिट, जो हमने की पास की है। यूनिट रेट ही लिखा है ना मैंने, जो लिखा है वही लिखना बेटा, क्योंकि ये की है इसकी, पर यूनिट रेट, ठीक है। अब देखिए, ये आपको मैंने जैसे बताया था कि ये ऑब्जेक्ट है, ये वो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डेटा है, तो ये ले भी क्या, जैसे देगा भी क्या, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, लेकिन हम लोग क्या ले रहे हैं अभी, प्रिमिटिव, है ना। तो ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव अब हमको कन्वर्ट करना है इसको। तो आप चाहे तो यहाँ पे इसको डबल टाइप का है तो डबल पे कास्ट कर लीजिए, डबल। इंटीजर होता तो इंटीजर को में कास्ट कर लेते। अच्छा, कायदे से देखा जाए तो अभी ये डबल रैपर क्लास में कास्ट हुआ है ऑब्जेक्ट, लेकिन हम इसमें होल्ड कर रहे हैं, क्यों, कैसे कर पा रहे हैं? ऑटो अनबॉक्सिंग, राइट। अदरवाइज ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग का कंसेप्ट नहीं होता, जो कि हमने कोर जावा में सीखा है। तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ता मालूम है, ये पूरे को फिर एक ब्रैकेट में डालना पड़ता, यानी डालना पड़ता था ऐसा, और फिर यहाँ पे टू डबल वैल्यू ऐसा करते। देखो एरर नहीं दिखा रहा है अब ये क्या बोल रहा है कि भैया क्यों कर रहे हो बिना मतलब के। एक्सप्लिसिट टाइप कैन बी रिप्लेस्ड विथ वार, हाँ ये भी यूज होने लगा है। ये लिखा है अननेसेसरी अनबॉक्सिंग, अननेसेसरी कर रहे हो, हमने कर रखा है बाय डिफॉल्ट, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज डबल क्लास को डबल प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने का ये तरीका था, ये मेथड थी, ठीक है। तो भैया फिलहाल तो हमारे पास तीनों डेटा आ चुके हैं, जो एक बिल बनाने के लिए सफिशिएंट है ना। बन जाएगा बिल। चलिए, आउट डॉट क्या है, println previous month reading एक काम करते हैं, यहाँ मैं ब्रेक भी लगा देता हूँ।
न्यू लाइन पे लाने के लिए। करंट रीडिंग पर यूनिट चार्जेस रेट ठीक है। फिर टोटल यूनिट कंज्यूम, टोटल कंज्यूम यूनिट्स करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग, इतनी यूनिट कंज्यूम हो जाएगी। देन क्या होगा, फाइनल बिल पेबल इतना मल्टीप्लाइड बाय रेट, है ना, ऐसा ही होगा INR। दैट्स इट। ये बिलिंग डिपार्टमेंट ने इतना काम किया। उसने सबसे पहले तो वो रिकॉर्ड डेटा ले लिया जो उसको बिल बनाने के लिए चाहिए था, और उसका यूज करके उसने जो भी एक फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन डाल दी, है ना। ओके, दैट्स इट। अब थोड़ा सा काम ये करना, क्योंकि अगर ये बने हुए सर्वलेट को आप यूज कर रहे हैं तो ये ना, ये आप देख रहे हैं ट्राई कैच के अंदर रखता है, जबकि आपको पता है कि मैं खुद नहीं रखता, तो इसको मत रखो। तो ये जहां से ट्राई ओपन हो रहा है ना, मतलब स्टार्ट हो रहा है, इसको पहले सिलेक्ट कर लेना आप लोग। मेरे को तो पता है क्या उड़ाना है यहाँ से, और पहले जहां खत्म हो रहा है उसको उड़ा देना, नहीं तो फिर आप लोगों से गलती हो सकती है। फिर ऊपर जाना और ये ट्राई जो चालू हुआ था इसको यहाँ से, और उसके आगे का ब्रैकेट भी उड़ा देना, और ये ट्राई भी हटा देना, जरूरत नहीं है इसकी। कुल मिला के मेरे को ट्राई नहीं चाहिए था, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी कर लेना। ये ट्राई, ये हाईलाइट हुआ, इसको पहले उड़ा दो, और इधर ये ट्राई उड़ा देना, और ये उड़ा देना, सेमीकोलन, खत्म। इतना कर लेना, अदरवाइज वो लोकल स्कोप में चले जाता है। ठीक है, तो वेलकम फाइल दे देते हैं। क्या है हमारी फाइल का नाम, इलेक्ट्रिक
ठीक है, एप्लीकेशन को रन करते हैं। पहले रन करके आउटपुट देखते हैं, फिर ब्रीफ करता हूं मैं उसको। कौन सी मेथड यूज किया बेटा हमने इंक्लूड फॉरवर्ड में से? ठीक है, प्रीवियस मंथ रीडिंग समझने के लिए मैं नंबर्स भी थोड़े से 1000 यूनिट और करेंट मंथ को मैं जानबूझ के 2000 डाल देता हूँ। मतलब कंज्यूम कितना किया उसने? 1000, 2000 माइनस 1000 है ना। या एक काम करते हैं 1100 कर देते हैं, क्योंकि करेंट मंथ की रीडिंग ज़्यादा ही होगी ना प्रीवियस मंथ से, या तो उसके बराबर होगी कम से कम। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, जलाया है, तो या तो ज़्यादा ही होगी, कम तो हो नहीं सकती। हाँ, क्या बोला? अच्छा, बिल बता रहा है। न्यू लाइन क्यों नहीं आया? सो लुक एट ओवर हियर, इलेक्ट्रिक बिल पर्टिकुलर्स, प्रीवियस मंथ रीडिंग 1000। क्या दिया हमने? उस समय नहीं बोलना चाहिए था, मेहनत करवा दिया। बोल्ड करने के लिए पीछे लिखूंगा। बी आर टेक तो, और ये प्रीवियस रीडिंग मैंने कॉपी छुई है ना, यहाँ पे भी। करंट नहीं, करेंट। चलो लेट्स रन वंस मोर। 1100। ठीक है, ये हमारा बिल बन के आया, इलेक्ट्रिक बिल पर्टिकुलर्स। फिर जो भी बिलिंग डिपार्टमेंट ने जो भी दिया था वो टोटल कंज्यूम यूनिट 100 और फाइनल बिल पेएबल 1025 रुपए, है ना। क्या है पर यूनिट रेट? 10 रुपए 25 पैसे, बराबर। ठीक है, प्लीज पे बिल बिफोर ड्यू डेट, अदरवाइज अपेक्षा बिल। कान खा जाएगी तुम्हारे। ठीक है, तो यहां पे अब ध्यान से समझो इसको, ये ऐसा कैसे आया। ये देखिए, ये जो पहली और दूसरी लाइन है, पहली और आखिरी लाइन है, ये लाइन कहां लिखी थी पता है आपको? पहले सर्वलेट में, पहले सर्वलेट में। और ये जो आ रहा है ये कहां से आ रहा है? दूसरे सर्वलेट से। ठीक है, तो ये जो आउट डॉट प्रिंटलन में लिखा गया, इट इज नथिंग बट अ रिस्पॉन्स। आउट डॉट प्रिंटलन में जो लिखा जाता है दैट इज नथिंग बट द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये पहले सर्वलेट का रिस्पॉन्स था, ये भी पहले सर्वलेट का रिस्पॉन्स था, लेकिन इस रिस्पॉन्स के बीच में मैंने सेकेंड सर्वलेट के रिस्पॉन्स को इंक्लूड कर लिया। ऑर्डर भी मेंटेन करता है, मैंने मैटर करता है कहां पे आपने किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये दोनों रिस्पॉन्स एक साथ दे देगा, नहीं। आपने ये लिखा, उसके बीच में आपने रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करके सीधे इंक्लूड कर लिया था, तो ये दूसरे पेज पे यहां चले जाएगा और आते समय ये वाला रिस्पॉन्स भी कैरी करते हुए, इन्हें ऐड करते हुए लेके जाएगा। सो ये है पहला सर्वलेट। पहले सर्वलेट में ये जो आउट डॉट प्रिंटलन, ये एक रिस्पॉन्स था, ये दूसरा रिस्पॉन्स था, लेकिन इसके बीच में हमने रिक्वेस्ट, एक तो वैल्यू सेट कर दी यूनिट पर यूनिट रेट, और
ये है एक्चुअल काम जिसको सीखने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर की इंक्लूड मेथड। ये करते हुए कहाँ चला गया, ये कहाँ जाना है कैसे पता चला, इससे, ये यूआरएल से, ये सेकंड सर्वलेट का यूआरएल है। तो ये यहाँ चले जाएगा, यहाँ जाने के बाद रिक्वेस्ट अभी जिंदा है, तो उस रिक्वेस्ट के बेस पे उसने सारी इंफॉर्मेशन, चाहे क्लाइंट ने भेजा वो इंफॉर्मेशन भी ले लिया, और जो बीच वाले सर्वलेट ने जो चीज सेट की थी उसको भी इसने फेच कर लिया बाय यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। और ये तीनों इंफॉर्मेशन जब उसके पास आ गई है तो उसने उसका यूज करके एक बिल जनरेट करने की कोशिश किया। ठीक है, अब ये बिल प्रिंट होने के बाद यहाँ पे भी तो एक आया था, प्लीज पे बिल ऑन द बिफोर ड्यू डेट, वो उधर से आ रहा है, इधर से, और इस तरीके से ये आउटपुट जनरेट हुआ आपका, राइट। अगर इंक्लूड और फॉरवर्ड नहीं होता तो ये काम नहीं हो पाता। अब अगर मैं सिंपल इंक्लूड मेथड को फॉरवर्ड कर दूं, सिर्फ मेथड का नाम चेंज कर दिया, दो ही मेथड है इसके पास में, मैं फिर से इसको रन करता हूं, सेम नंबर सी लेता हूं, कोई भी रिस्पांस को इंक्लूड नहीं करेगा, उसके पहले सर्वलेट के किसी भी रिक्वेस्ट को, रिस्पांस को इंक्लूड नहीं करेगा। सिर्फ उसने सेकंड, मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे कि सेकंड रिस्पांस को, ये सेकंड सर्वलेट के रिस्पांस को डायरेक्टली क्लाइंट तक पहुंचाएगा, और सेकंड सर्वलेट का रिस्पांस सिर्फ इतना ही है। गेटिंग इट? तो इस तरीके से हम लोग इंटर सर्वलेट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। सो इट्स ऑल फॉर द डे। हालांकि एक पार्ट और बाकी है इसका, लेकिन वो कंसेप्ट ही अलग है, मतलब इंटर सर्वलेट कम्युनिकेशन का पार्ट है, इंक्लूड फॉरवर्ड से उसका कोई लेना देना नहीं।